और माना यह जा रहा है कि नगरोटा से बीजेपी ही चुनावी मैदान में बाजी मारेगी। वहीं बडगाम की बात करें तो बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है और ये कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बुरी खबर हो सकती है। हालांकि चौथे राउंड की मतगणना हुई है, ऐसे में आपको बताएं कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांटे की टक्कर पर दिखाई दे रही है, जबकि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की परंपरागत सीट होती थी। हम सीधा रुक कर लेंगे हमारे साथ सहयोगी का बाद में रुक करेंगे। और इस वक्त बड़ी खबर नगरोटा से आ रही है। अब तक दिव्यानी राणा 30,230 वोटों से पा चुकी है, जहां पर 22,000 वोटों से आगे चल रही नगरोटा सीट पर समीर इस वक्त राजन के साथ मौजूद है। क्या कुछ जानकारी समीर, इस वक्त बड़ा अपडेट मिल रहा है? जी राजन कोई अपडेट है क्या? जी बिल्कुल, 7वें राउंड का भी आ चुका है। लगभग अब पिक्चर जो है वो क्लियर होती हुई दिखाई देती है। दिव्यानी राणा जो है 7वें राउंड में भी आगे हैं, उनकी लीड 20,000 से ज्यादा चली गई है, यानी कि अब उनके 30,230 वोट उनके हो चुके हैं। जो उन सेकंड नंबर पे हैं वो 8800 के लगभग जो वोट हैं वो हर्षदेव सिंह के हैं और 7600 पे लगभग जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस पे। तो इस वक्त जो है लगभग जो है इस वक्त 21-22 हजार की लीड बन चुकी है और यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ नेता यहाँ पे खड़े हैं जो अब लगभग जो है जश्न के मूड में आ चुके हैं। उनको बीजेपी के जो लीडर है वो यहाँ पे खड़े हैं और उनसे हमने बात की है तो उनका कहना है कि अब लगभग जो है वो पिक्चर उनके लिए साफ हो गई है। लेकिन 7वें राउंड तक जो है ये लीड बनी हुई है। डेट मीन्स कि हम अगर अभी बीजेपी के नेता जी भी और जो दिव्यानी जी के बड़े करीबी हैं वो भी साथ में। ठीक है, धर्मवीर जी से बात करते। धर्मवीर जी, क्या लग रहा है आप तो जबरदस्त कैंपेनिंग वहां पे की थी, लीड तो जबरदस्त ले रही है, आपका एक्सपेक्ट था? देखिए, आपके सामने सारा कुछ है, बढ़िया लीड होगी। भारतीय जनता पार्टी सारी पार्टी ने बड़ी मेहनत की है, तो बहुत अच्छे वोटों से हम जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आप राणा साहब के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी थे और उन्हीं के साथ आप फिर बीजेपी में भी चले गए और अभी कैंपेनिंग में भी आपने उनके साथ बहुत जो दिव्यानी राणा के साथ काम किया है, तो आप क्या लगता है क्या क्या फैक्टर रहेंगे आपको लगता है जीत के? एक तो सिंपैथी फैक्टर है, दूसरा क्या क्या फैक्टर रहेगा जो आपको लगता है उनकी इतनी बड़ी जीत? देखिए, फैक्टर जितने भी आप बोले, राणा साहब की नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत आपने मेहनत से काम किया। उसके अलावा दिव्यानी राणा जी ने भी पिछले 11 महीने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने देखा जब बाढ़ आया तो वो हर जगह, हर गांव, हर महल्ले, हर पंचायत में गई। उसके अलावा पार्टी के सारे सीनियर लीडर ने, जो छोटे से बड़ा लीडर कार्यकर्ता था, उसने भी पूरी मेहनत की। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत होगी। आपको लगता है कि अपोजिशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस तो तीसरे नंबर पर आ रही है, आपको लग रहा था कि हरीश इतना वोट लेंगे? देखिए, आप जो बात कर रहे हैं, नेशनल अपोजिशन स्ट्रांग नहीं थी। अपोजिशन चीफ मिनिस्टर खुद इन्वॉल्व है, सारे मंत्री इन्वॉल्व हैं और वो मिनिस्टर बना रहे थे, उनको बोलते हम एमएलए नहीं बनना, हमने मंत्री बनना है। तो आपके सामने ही है। अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, सबने मेहनत की और सबने जो इल्जाम हम पे लगाए और सबने खुद किए वो, इसलिए मतलब अपोजिशन ने अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ी। तो बड़ा मौका नगरोटा में है बीजेपी के लिए, जहां पर बीजेपी उम्मीदवार दिव्यानी राणा बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। सरोज कुछ जानकारी के साथ बडगाम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरोज, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि चौथा राउंड भी खत्म हो चुका है और अब पीडीपी के कैंडिडेट आगा मुंतजिर की लीड करीबन 1101 वोट से बढ़ चुकी है। हालांकि अभी भी लगभग 11 राउंड्स बाकी हैं, कुल मिला के 15 राउंड्स हैं, लेकिन अभी आप देखें काउंटिंग चल ही रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो भी कहीं ना कहीं उनके जो यहाँ पर बूथ पे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं या जो उनके बाकी लोग बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं हताश नहीं है, होपफुल है। अभी हमारी उनसे बात हो रही थी तो कह रहे हैं कि अभी करीबन 11 राउंड्स और बाकी है। लेकिन अगर हम पॉलिटिकल पंडित्स की माने, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मुकाबला जो है वो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच है और कहीं ना कहीं अगर आने वाले 2 से 3 राउंड में पीडीपी की जो लीड है वो कंटिन्यू रही तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को फिर बडगाम में भी खतरा होगा, आप देख सकते हैं। जी बिल्कुल सरोज, क्योंकि बडगाम में 4 राउंड मुकम्मल हो चुके हैं और इसके अलावा पीडीपी यहां पर 1100 वोटों से तकरीबन बढ़त बनाए हुए है। और सरोज, अब सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर यह होगा कि नगरोटा में नेशनल कॉन्फ्रेंस तीसरे नंबर पर चली गई। अगर
मौजूदा सरकार में, नेशनल कॉन्फ्रेंस की मौजूदा सरकार है, उमर अब्दुल्ला वजीर आला है, और ऐसे में बडगाम सीट भी नेशनल कॉन्फ्रेंस हार जाती है, क्योंकि अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। मुकाबला जिस तरह से सरोज आप शुरू से ही कह रहे हैं कि बहुत कांटे की टक्कर होगी और नतीजा यह 7, 8, 9 राउंड के बाद ही एक तरह से पता चलेगा। लेकिन अगर यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस हारती है तो उसके क्या कुछ माने होंगे, और पीडीपी जीतती है तो पीडीपी की वादी में एक तरह से जो सियासत है वो एक तरह से जिंदा हो जाएगी। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन सरोज। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पहला ये कि पीडीपी कहीं ना कहीं वापस से जिंदा होगा। हालांकि अगर कुल टैली की बात करेंगे तो 90 में से टोटल 4 सीट्स होंगी उनकी, तीनों अभी जीत चुके हैं। लेकिन बडगाम की सीट पे जीत सबसे बड़ा फैक्टर तो वो है क्योंकि बडगाम में उन्होंने रूल नहीं किया, उस हिसाब से नेशनल कॉन्फ्रेंस की बेस्ट एंड सीट रही है। और क्या फैक्टर रहेगा, दैट मीन्स ये क्लियर हो जाएगा कि बडगाम के लोगों ने चेहरे को वोट दिया है, उन्होंने कैंडिडेट को वोट दिया है, उन्होंने पार्टी को वोट नहीं दिया है। दैट मींस आगा महमूद जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक कैंडिडेट है और बहुत बड़े दावेदार हैं यहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस से, खुद उमर अब्दुल्ला लगातार यहाँ पर आए, तो दैट मींस कहीं ना कहीं आगा रूल्ला की तरफ से एक सटल जवाब मिल जाएगा सीएम उमर अब्दुल्ला को कि कहीं ना कहीं बडगाम में आगा रूल्ला का नाम चलता है, ना कि पार्टी का नाम चलता है, और ये बहुत बड़ा धचका होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। लेकिन अगर हम देखें यही इक्वेशन पलट जाती है तो अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां जीतता है तो कहीं ना कहीं ये क्लियर होगा और एक सटल वे में एक बड़ी मैसेज आएगी आगा रूल्ला को कि आप पार्टी से बड़े नहीं हो सकते हैं, कभी भी नहीं बन सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से इस वक्त यहां रुझान बन रहा है, लग रहा है कि पीडीपी काफी ज्यादा कांटे की टक्कर देने वाला है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और वो कहीं ना कहीं पीडीपी के लिए एक साइकोलॉजिकल एज हो जाएगा। हालांकि 4 सीटें 90 सीट्स में से कोई बहुत बड़ा स्टेक नहीं रहता है, लेकिन बिल्कुल सही कहा आपने, एक साइकोलॉजिकल एज मिलेगा उन्हें। और तमाम जो ये तैयारियां फिर चल रही हैं इस वक्त है, क्योंकि देखिए इस बार जो 2024 में जो एक पूर्ण बहुमत मिला था नेशनल कॉन्फ्रेंस को, वो भाजपा के खिलाफ वोट पड़ा था नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। लेकिन अब हमने पिछले 1 साल से जब अब इतना बड़ा पूर्ण बहुमत मिला है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली उन्हें, और अगर वो कहीं ना कहीं ऐसा लोग मानते हैं कि वो फेल हो गए, उसका सीधा रिजल्ट बडगाम और नगरोटा होगा। दैट मीन्स कहीं ना कहीं फिर 2029 की अगर हम बात करें, आप कहेंगे बहुत आगे की सोच रहे हैं आप, लेकिन आप देखिए 2029 में फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा। कहीं ऐसा ना हो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस महज 9 से 14 सीट पे सिमट जाए 2029 में, तो वो भी चाहेंगे कहीं ना कहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर नगरोटा नहीं, और जो तो अब पॉसिबल लग भी नहीं रहा है, लेकिन बडगाम की सीट वो निकाले। 2 फैक्टर, एक बेस्टन सीट है, नहीं निकाला तो दैट मीन्स लोगों ने आगा रूल्ला की बात मानी, उन्होंने पार्टी को वोट नहीं दिया, जिसका एडवांटेज पीडीपी के कैंडिडेट आगा मुंतजिर को मिला, और दूसरा पीडीपी कहीं ना कहीं वापस से फिर जिंदा हो जाएगी। सरोज, इसी का जवाब नासिर लोन, स्पोक्स पर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे साथ जुड़े हुए हैं और थोड़ी देर पहले काफी मुस्कुरा भी रहे थे वो। नासिर लोन, अब जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं और 4 राउंड के रुझान लगभग पूरे हो चुके हैं, और ऐसे में ऐसा तो नहीं लग रहा इन रुझानों को देख के, हालांकि रुझान बाद में बदल सकते हैं, लेकिन इस वक्त क्या ये थॉट तो नहीं आ रहा आपके मन में कि आगा रूल्ला को मना लेना चाहिए था, रूठो को मनाना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल, मैं अभी भी मुस्कुरा रहा हूं। आप देख सकते हैं जैसे मैं पहले मुस्कुरा रहा था, अभी भी बिल्कुल मुस्कुरा रहा हूं। आई थिंक देखिए, जब आप आज के इलेक्शन का देखते हैं, बडगाम के इलेक्शन का, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ पीडीपी के खिलाफ नहीं लड़ रही थी। अगर आप देखें जो यहाँ बाकी पार्टीज हैं, चाहे वो इमरान रजा अंसारी हो, उनके स्टेक है, 4-5 हजार वोट है उनके यहाँ पे, हकीम मोहम्मद यासीन है, उनका स्टेक है, उनके जो है वोट्स हैं यहाँ पे, उसके बाद जो जमात है उनका यहाँ पे असर है, तो वो सारे इस वक्त पीडीपी को जो है सपोर्ट कर रहे थे ओपनली। इसमें कोई कोवर्टली नहीं, ये एक ओपन जो है सपोर्ट उन्होंने पीडीपी को दिया था। और उसके बाद जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ कैंडिडेट रहे हैं, एमएलए रहे हैं, और हमारी पार्टी के पार्लियामेंट मेंबर भी हैं, जो फेस होना चाहिए थे बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो हमारे साथ नहीं रहे फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू हिम। तो कहीं ना कहीं हम लोग ऑलरेडी एक डिसएडवांटेज पे इलेक्शन लड़ रहे थे, और उसके बाद भी जो अभी रुझान है, ऐसा नहीं है कि जो है 4 राउंड के बाद आपको एक डिसाइसिव जो है ट्रेंड्स आ रहे हैं। बहुत क्लोज मामला है अभी, मेरे ख्याल से 11 राउंड और है, और हमें अभी भी बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं नासिर लोन जी, हार जीत तो अपनी जगह है, लेकिन आप सरकार में 1 साल से, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार 1 साल से है, ये नतीजे तो सरकार के हक में जाने चाहिए थे।
और इन नतीजों में दिखना चाहिए था कि वाकई में 1 साल का जो असर है सरकार का, 1 साल की जो कारकर्दगी है वो तो इन नतीजों में दिखनी चाहिए थी। ना तो आप नगरोटा में दिख रहे हैं और बडगाम में भी आप पिछड़ रहे हैं। नहीं बिल्कुल, देखिए जहां तक पिछले 1 साल का सवाल है, हम रिपीटेडली कहते आए हैं कि जो नई दिल्ली है या स्पेशली जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी है, वो जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट को काम करने नहीं दे रहे हैं। यहां तक कि जो एक बेसिक फ्रेमवर्क होना चाहिए था इस गवर्नमेंट के फंक्शन करने का, जिसे बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स कहा जाता है, जो एक डायरेक्शन देता ब्यूरोक्रेसी को कि किस तरह से यहाँ पे हुकूमत चलनी चाहिए, वो अभी तक जो है पास नहीं किए गए हैं। एलजी की तरफ से जो है उन्हें मंजूरी नहीं दी गई है। तो हम ऑलरेडी जो है पिछले 1 साल से बहुत जो है कोशिश कर रहे थे कि एटलीस्ट जो एक यूटी के सेटअप में एक ऑलरेडी आप डिसएडवांटेज पे काम करते हैं, उसमें भी जो है हमें एज यूटी भी काम नहीं करने दिया जा रहा है, क्योंकि आपने बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स अभी तक जो है अप्रूव नहीं किए हैं और जो ब्यूरोक्रेसी है उनको आप कंफ्यूज कर रहे हैं। लेकिन नासिर लोन साहब, माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोकना चाहूंगी। काम करने वाली बातें तो एक अलग फैक्टर है। आरोप मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर बडगाम में इस बात के भी लगे कि वो वहां आए भी नहीं, और इसका माफीनामा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जनता के सामने रखा भी। उन्होंने माफी मांगी कि मुझे माफ कीजिए, मैं यहां आ नहीं पाया, फला फला जो भी रीजंस उन्होंने दिए हो। चलिए आपके पास नासिर लोन जी इस बात का जवाब लेंगे, लेकिन बड़ी खबर सामने आ रही, करीब 24,000 वोट से आगे दिखाई दे रहे हैं। नगरोटा में 8वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और ऐसे में देवयानी राणा काफी आगे दिखाई दे रही है। अब तक देवयानी राणा को 34,101 वोट मिले हैं। 34,101 वोट से देवयानी राणा आगे चल रही है, करीब 24,000 वोट से आगे दिखाई दे रहा है। नगरोटा में 8वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है। अंकिता, 8 राउंड पूरे हुए हैं। 34,000 वोट, 34,101 वोट देवयानी राणा को मिले और 24,000 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। यानी देवयानी राणा 24,000 वोटों की लीड लिए हुए हैं। पिछली बार स्वर्गीय इनके जो पिता हैं देवेंद्र सिंह राणा, वो तकरीबन 25,000 वोटों जीते थे। तो ऐसे में अब 25,000 जो पिछली जीत बीजेपी की थी, अब ये कहीं ना कहीं उसके पास देवयानी राणा पहुंच रही हैं। और समीर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, बड़ी लीड की तरफ देवयानी राणा बढ़ रही, 24,000 वोटों से इस वक्त वो बढ़त बनाए हुए हैं। देखिए, मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं, वो 30,000 वोटों से, तो 30,000 वोटों के मार्जिन से जीते थे देवेंद्र सिंह राणा। और जम्मू कश्मीर में 2024 में वो सबसे ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार थे। लेकिन 8वें राउंड में अगर हम देखें तो देवयानी राणा जो कि बीजेपी की है, उनको बहुत बड़ी लीड मिली है और उनका जो मार्जिन है वो तकरीबन हम क्या कह सकते हैं कि 24,000 से ज्यादा हो गया है। उनका जो लीड है, अभी तक उन्होंने 34,101 वोट लिए हैं। हर्षदेव सिंह ने 10,578 वोट लिए हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो शमीम बेगम है वो 8,753 वोट ले चुकी हैं। तो देखने वाली बात होगी, जिस तरह से हम लगातार कह रहे हैं, अब तो मार्जिन जो है वो लगातार बढ़ ही रहा है देवयानी का, और 24,000 से ज्यादा वोट उन्होंने मार्जिन के हिसाब से ले लिए हैं। अब तो देखना पड़ेगा कि क्या वो अपने पिता की, जो उनके लेट पिता है, उनके रिकॉर्ड को ब्रेक करती है कि नहीं। जब मैंने उनसे कुछ दिन पहले ये सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा था कि मुझे इस पे मत पूछिए, मैं कोई कंपेयर अपने पापा की, मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूं। उन्होंने जो जीत हासिल की है, मैं उसको नहीं देख रही हूं कि मुझे उससे ज्यादा वोट मिलेंगे। लेकिन जो आंकड़े कह रहे हैं कि अभी बहुत सारे राउंड है, अभी कुछ और राउंड है, लेकिन अब मार्जिन पर सबकी नजरें हैं कि क्या वो 40,000 से ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीत रही है। और मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी 24,000 से ज्यादा वोटों से वो लीड कर रही है। और अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो अगले के राउंड्स में ये मार्जिन बढ़ता रहेगा। और मुझे लगता है, जो मेरी अपनी प्रेडिक्शन है, कि 40,000 के करीब जो है ये वोट 35 से 40,000 के करीब के मार्जिन से उनकी लीड हो सकती है। लेकिन अभी अर्ली टू से, अभी कई और राउंड है, राउंड्स में उलटफेर भी होता है। लेकिन अब उलटफेर वो नहीं होगा कि चुनाव कोई जीतेगा, या चुनाव तो वो जीत रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब मार्जिन पे नजर रहेगी और ये कहीं ना कहीं देवयानी के लिए तो एक बड़ा ही एक बूस्ट मिलेगा, बीजेपी को इससे बड़ा बूस्ट मिलेगा। लेकिन जब बीजेपी का जिक्र कर रहे हैं हम, समीर, अपनी आपको बीच में रोक रहे हैं, जब देवयानी राणा को उतारा गया तो ये कहा गया कि सिंपैथी वोट्स मिल रहे हैं उन्हें, और जो रुझान आ रहे हैं उसमें ये दिखाई भी दे रहा है। लेकिन कौन कौन से अलग फैक्टर्स थे? रजनी सेठी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि मोदी मैजिक भी चला है।
सिंपैथी वोट्स भी मिले हैं, जैसा कि एनालिसिस पॉलिटिकल पंडित्स बता रहे हैं। लेकिन एक फैक्टर जैसे ये भी है कि वहां पर अगर नगरोटा में देखा जाए तो 42% के करीब युवा हैं और युवा वोटर्स ने कहीं ना कहीं युवा देवयानी राणा को वोट कास्ट किया है। ऐसे में समीर, आप वहां का अगर हमें एनालिसिस करके समझाएं कि कौन कौन से ऐसे और फैक्टर्स रहे होंगे सिंपैथी वोट के अलावा जो कि देवयानी राणा के फेवर में गए होंगे। देखिए, मैं कई जगहों पे वहाँ पे गया और जब मैंने लोगों से बात की और वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें पाई। सबसे पहला जो मैंने पाया कि जो देवेंद्र सिंह राणा का काम था और काम उनका बोल रहा था, उन्होंने बहुत काम किया। दूसरा उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों के साथ एक मास कांटेक्ट बनाया, उन्होंने लोगों के साथ लोगों के दिल जीते थे। वहाँ पे लोग उनको कह रहे थे कि चलो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से निकले, बीजेपी में गए, अगर वो किसी और भी जगह पे जाते तब भी हम उनको वोट देते। उनका इतना जबरदस्त वहाँ दबदबा था। तो ये एक बड़ा फैक्टर था जो उनके काम आया। दूसरा फैक्टर जो है, बीजेपी ने एक नैरेटिव ये दिखाने की कोशिश की कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो जम्मू के हितों के खिलाफ काम करती है, जम्मू के हितों के लिए, और बराबर जो डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे होता है उस पर वो काम नहीं कर रही है। और देखिए, अभी फ्लड भी आया था और बीजेपी ये कह रही है कि फ्लड विक्टिम्स को भी बीजेपी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट है वो इतना ज्यादा एक तरह से उनको पैसा नहीं दे रही है, उनको कंपनसेट नहीं कर रही है, उसको भी एक बड़ा मुद्दा बनाया था। मोदी फैक्टर तो है ही। देखिए, मोदी फैक्टर अपना काम यहाँ 2014 में भी किया, 2019 में भी किया, 24 में भी किया। जम्मू में मोदी फैक्टर अपना काम कर रहा है और बीजेपी अपना गढ़ जो है यहाँ पे मजबूत से मजबूत करती जा रही है। कभी बीजेपी एक सीट यहाँ पे लेती थी और ये एक सीट भी नगरोटा से जुगल किशोर शर्मा 2002 में जब वो जीते थे, सिर्फ एक सीट जम्मू में जीते। आज 28 सीटें उनके पास, 29 सीटें अब आज के बाद हो जाएंगी, दोबारा से 29 हो जाएगी। तो बीजेपी का मोदी फैक्टर तो है ही। रजनी सेठी जो कह रहे हैं कि मोदी फैक्टर, वो तो है ही। लेकिन काम जो देवेंद्र सिंह राणा ने किया है वहां नगरोटा में, लोगों के दिल जीते हैं, वो भी एक फैक्टर है। और जो पिछले एक साल की जो नाकामी जो बीजेपी गिना रही है उमर अब्दुल्ला की, कि उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए, उसको भी बहुत तरह से बुनाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये रही कि उन्होंने बहुत ज्यादा वहां पे मेहनत नहीं की, हालांकि कई मंत्री गए वहां पे, लेकिन उस तरह से जो एक मैकेनिज्म होना चाहिए था, एक प्रोसेस होना चाहिए था, उसमें बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस नाकाम रही। कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी लेकिन कांग्रेस के लीडर नहीं गए, उन्होंने कैंपेनिंग नहीं की वहां पे, वो भी एक फैक्टर रहा। लोगों में कंफ्यूजन रहा, लोगों में बहुत सारा एक चीज रहा। एक और ट्रेंड में दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। एक ट्रेंड आई है दोबारा से, मैं आपको, हाँ, 9वां ट्रेंड आया है और 9वें ट्रेंड में भी आप देख लीजिए कि 9वां ट्रेंड इस वक्त भी दिखा रहा है कि देवयानी राणा का जो मार्जिन है वो बढ़ रहा है। अब देखिए, देवयानी राणा इस वक्त तकरीबन हम ये कहें तकरीबन 25,000, देखिए अभी 36,709 वोट लिए उन्होंने 9 राउंड में। हर्षदेव सिंह 12,704 और नेशनल कॉन्फ्रेंस की 10,001। तो ट्रेंड बढ़ रहा है। तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 25 से 26,000 वोट जो है, 25,000 वोटों, 24,000 वोटों से के मार्जिन से वो अभी भी आगे बढ़ रही है। मतलब अभी भी मार्जिन उनका बढ़ा है। 36,709 बीजेपी ने लिए हैं, हर्षदेव सिंह ने 12,704 वोट लिए हैं। तो मार्जिन बढ़ रहा है। हर्षदेव ने भी कुछ वोट लिए हैं। ये देखिए, हर्षदेव सिंह को आप ये देख लीजिए कि उनका एक तरह से पुनर्जन्म हो सकता है कि नगरोटा में वो मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जो अंकिता ने कहा कि जो युवा वोटर है वो भी एक बड़ा फैक्टर है। दिव्यानी युवा है और नगरोटा में युवाओं की एक बड़ी संख्या थी जो फर्स्ट टाइम वोटर थे। जब हम उनसे बात कर रहे थे तो दिव्यानी को वो एज ए रोल मॉडल के तौर पर ले रहे थे, एक ऐसी रिप्रेजेंटेटिव जो उनके मसले हल कर सकती है। बिल्कुल समीर, आपने बड़ा मसला है, आपने समीर बिल्कुल सही कहा कि दिव्यानी राणा की तरफ जो युवा वोटर्स थे उनका झुकाव था। और अंकिता, दिव्यानी राणा का डेब्यू बहुत शानदार रहा है। आप देखिए कि इतनी अच्छी शुरुआत तो एक ख्वाब ही एक तरह से हो सकता है। आप रिकॉर्ड मार्जिन से जीत कर आ रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। मैं बडगाम पर अब हम थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। अहमद अयाज साहब बडगाम पर काफी करीब से उन्होंने इस पूरे चुनाव को देखा है। सर, बडगाम के जो अभी तक, बल्कि ये कहिए कि अब नतीजे भी कुछ देर में आना शुरू हो जाएंगे और रुझान एक तरह से आगे बढ़ रहा है, किस तरह से बडगाम को आप देखते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले आगे चल रही थी, फिर दूसरे राउंड से नेशनल कॉन्फ्रेंस। जी, तो देखिए, जैसे
जी जैसे हमने पहले भी कहा कि अभी जो ट्रेंड आपको दिखेगी, चूंकि एक क्लोज कॉन्टेस्ट रहेगा पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान, कुछ फैक्टर्स को लेकर, जो फैक्टर्स हमने कल भी डिस्कस करे, अभी भी डिस्कस किए कुछ टाइम पहले, तो एक क्लोज कॉन्टेस्ट रहेगा इन दो के दरमियान। और कभी आपको दिखेगा कि कहीं पीडीपी लीड करेगी एरियाज के लिहाज से, और कहीं आपको दिखेगी कि एनसी लीड कर रही है। ये ऑल डिपेंड करता है कि किस एरिया का वोटिंग काउंट की जा रही है, तो एरिया वाइज भी है। तो ओवरऑल में यही देखा जाएगा कि ये जो सिलसिला है ये लास्ट तक जारी रहेगा, और जब भी फिर फाइनल में रिजल्ट इलेक्शन के आ जाएंगे, तो दो के दरमियान हम अभी ये नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा, वो सुख से नहीं कहा जा सकता, लेकिन जीतने के दो में ही एक जीतेगा, और जो भी जीतेगा वो बड़े कम मार्जिन से जीतेगा। और किसी ने 1700-1800 की बात करी है, हम तो ये नहीं कहेंगे कि एग्जैक्टली क्या नंबर होगा। लगता है कि 3000 के आसपास लीड रहेगी, जिसकी भी रहेगी 3000 के आसपास वोटों का अंतर रहेगा, और उसके अंदर अंदर ही रहेगा। तो इस सूरत हाल में तो ये एक बड़ी मैसेज रहेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, ये चीज को लेकर कि एक तो उनकी परफॉर्मेंस सही नहीं रही, और दूसरा इसका रूहुल्लाह साहब का फैक्टर भी सामने आएगा कि उनका भी एक बड़ा इफेक्ट रहा है कि जिसको ऑलमोस्ट आइसोलेट किया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, क्योंकि उनकी जो इश्यूज रहे हैं, पब्लिक इश्यूज को लेकर जो उन्होंने बात करी, जब वो 2024 में इलेक्शन लड़ रहे थे और स्टार कैंपेनर के हिस्से से कैंपेन कर रहे थे, तो उनका एक वादा रहा था लोगों के साथ कि अगर कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस कोताही कर गई या इस मैनिफेस्टो को थ्रू करने में नाकाम हो गई, तो मैं लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। सर इस वक्त बडगाम से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को हम बता दें कि बडगाम में चौथे राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। पीडीपी उम्मीदवार को 5117 वोट अभी तक मिले हैं। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार को 4026 वोट मिले, यानी 1000 वोटों से तकरीबन 1100 वोटों से पीडीपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं बडगाम उपचुनाव में। तो बडगाम में चौथे राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। पहले राउंड में नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे थे, उसके बाद दूसरे, तीसरे और चौथे राउंड में पीडीपी लगातार बढ़त बनाए हुए है, और चौथे राउंड में पीडीपी के उम्मीदवार की जो बढ़त है वो तकरीबन 1100 वोटों से पीडीपी उम्मीदवार बडगाम सीट पर आगे चल रहे हैं। अहमद अयाज साहब, देखिए 4 राउंड सर पूरे हो गए। जो बात आप कह रहे थे कि बहुत नजदीकी मामला होगा, मार्जिन बहुत कम होगा, 4 राउंड पूरे हो चुके हैं और पीडीपी उम्मीदवार 1100 वोटों से सर आगे चल रहे हैं। यहां पर हमें ये जो सूरत हाल अब देख रहे हैं, हमने कल भी बड़ा विस्तार से ये बात को डिस्कस किया, और लग रहा है कि पीडीपी के अच्छे चांसेस है जीतने के, क्योंकि जो भी हम फैक्टर्स देख रहे हैं दाएं बाएं, जो भी सूरत हाल सामने आ रही है, तो पीडीपी के चांसेस जीतने के लग रहे हैं। अब फिर भी इसको वसूख से नहीं कहा जा सकता, ये तो डिपेंड करेगा अल्टीमेटली रिजल्ट क्या रहेगा। लेकिन जो देखा जा रहा है वो यही है कि पीडीपी के चांसेस अच्छे खासे हैं जीतने के लिए। अलबत्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अगर ये भी मानना, एक कमेंट आपसे लेना चाहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, देखिए बीजेपी के बारे में कमेंट नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़ा हुआ कमेंट आपसे लेना चाहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों जगह से पिछड़ रही है, बीजेपी किस तरह से देखती है? कि सरकार के दायरे में आने के बाद भी लोगों के काम नहीं हुए, इसको ये चाहे कहीं कि एलजी साहब करने नहीं दे रहे, कहीं स्टेटहुड का रोना रो रहे। मुझे लगता है कि इनका ना रोड मैप था, ना इन्होंने यूटी के दायरे में काम करने का इन्होंने सोचा था। इन्होंने चुनाव के समय एक ही चीज सोची थी कि कुछ दिनों में हमें स्टेटहुड मिलेगा, सेंटर से फंड्स ओपनली मिल जाएंगे, और इनके जो मंत्री हैं 20-22 के करीब मंत्री बन जाएंगे, इनको प्रोटोकॉल अवेल होगा। इन्होंने उस एंगल से काम करने की शुरुआत की थी, मगर कहीं पे डिलीवरी नहीं हुई किसी भी काम को लेकर। चाहे वो नगरोटा की बात करूं या बडगाम की बात करूं, रोहुल्ला जी तो फैक्टर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं जो इनका मेन फैक्टर रहा है, 1 साल में इनका फेलियर, 1 साल में इन्होंने जो लोगों को वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। और एनसी सरकार जो अपने आप को सरकार समझकर बैठी जम्मू कश्मीर में लगातार, तो जम्मू को जो इग्नोर इन्होंने किया 1 साल में, नगरोटा की जनता ने तो उसका जवाब दिया, मगर बडगाम की जनता ने भी जवाब दिया कि आज लोग डेवलपमेंट चाहते हैं,
लोग बेसिक नेसेसिटीज को प्रायोरिटी मानते हैं, तो कहीं ना कहीं ये दोनों फैक्टर्स मुझे लगता है कि ये चुनाव में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। नासिर लोन जी हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हैं। नासिर लोन जी, क्या आप अग्री कर रहे हैं रजनी सेठी जी के आरोपों पर? और लेकिन बडगाम में जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं सर, अगर 2-3 और राउंड में यही रुझान रहे तो बडगाम से आपके लिए अच्छी खबर नहीं है? दोनों सवाल पर जवाब। नहीं, आई थिंक देखिए, जहां तक एंटी इनकम्बेंसी का सवाल है या लोगों की नाराजगी का सवाल है, आई थिंक देखिए, जब आप पिछले साल के मैंडेट से इसको कंपेयर करेंगे तो कोई भी मैंडेट जो है कम ही होगा, क्योंकि पिछले साल जब हम इलेक्शन लड़ रहे थे, हमारी बिल्कुल भी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी लोगों की, और जो 5 साल का एलजी रूल रहा था उससे लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, और कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आए, एक स्टेबल गवर्नमेंट बने, और उन्होंने एक बहुत बड़ा मैंडेट दिया भी हमें। लेकिन बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट ने और एलजी ने पिछले 1 साल में कंसिस्टेंटली ये कोशिश की है कि हम लोग काम ना कर पाए और जो है लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे खरा ना उतरे। जो मैं इससे पहले भी आपको कह रहा था कि जो एक बेसिक फ्रेमवर्क होना चाहिए था इस इस यूटी एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप के लिए, जिसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स कहते हैं, जिससे क्लैरिटी आती कि कौन सी फाइल सीएम ऑफिस जाएगी, कौन सी फाइल एलजी ऑफिस जाएगी, वो अभी तक 1 साल बाद भी जो है एलजी ने अप्रूव नहीं की है। तो कहीं ना कहीं ये लोग चाहते थे कि लोगों में एक आक्रोश। चलिए, अभी तो थोड़ा सा बडगाम पे सस्पेंस अभी बना हुआ है नासिर साहब। बिल्कुल, अभी 11 राउंड और है। अभी ये देखते हैं कि जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या कुछ नतीजे निकल कर आते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जो तस्वीर अभी देख पा रहे हैं कि पीडीपी यहां पर बढ़त बनाए हुए है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनी जी।